हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के सेकंड चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर क्या था? भोजन के घटक। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, मतलब कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से मुख्य भोजन वहाँ का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ अन्य व्यंजन होता है, सब्जियाँ होती हैं, दाल या मांस, और अन्न मतलब अन्न का जो व्यंजन है वो क्या होता है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके बारे में, और इनके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। जैसे मंड के लिए परीक्षण कौन सा होता है, तो मंड के लिए परीक्षण जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि मंड युक्त कोई हम अल्प मात्रा में कोई कच्ची सामग्री या फिर खाद्य पदार्थ ले लेंगे और उसमें तनु आयोडीन का 2 से 3 बूंद विलयन डालेंगे, और यदि वो काला या नीला रंग देता है तो उसमें मंड उपस्थित है। प्रोटीन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन के लिए प्रोटीन युक्त कोई भोजन होगा कच्चा, या फिर उसे पीस कर हम ले लेंगे, अगर वो ठोस है तो या फिर उसका पेस्ट बना लेंगे या चूड़ लेंगे, और ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे, और उसके बाद यदि परख नली में कुछ मिनट के लिए रखेंगे, और यदि बैंगनी रंग उसमें आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। वसा के लिए क्या परीक्षण हमने पढ़ा था कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसे हम अल्प मात्रा में ले लेंगे और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर उसे हम कूटेंगे, और यदि उस कागज़ के टुकड़े को हम धूप में दिखाएंगे या फिर रोशनी में दिखाएंगे, अगर उस पर धब्बे बड़े बड़े धब्बे दिखाई देंगे तो हम कहेंगे कि इसमें वसा है। और कभी कभी इन धब्बों की जगह जो पानी का धब्बा दिखाई देता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको कुछ देर सुखा देंगे। अगर सूखने के बाद वे धब्बे नहीं दिखाई दिए तो हम कहेंगे इसमें वसा नहीं था, अगर धब्बे दिखाई दिए तो हम कहेंगे कि इसमें वसा है। तो ये परीक्षणों के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद क्या है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा कोई भी अगर हम उतनी मात्रा लें तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब ये चित्र है 2.3 और 2.4। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं जिसमें क्या दिया है, शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। इसमें ज़्यादातर क्या है, अनाज हैं। तो ये सब किसके स्रोत हैं? ये हमें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो ये हम लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन सी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वसा के जो कुछ स्रोत हैं जिसमें कि पादप स्रोत हैं और कुछ जंतु स्रोत हैं। पादप स्रोत में क्या आते हैं, तो पादप स्रोत में आता क्या है, तो ये है मूंगफली जो कि पौधों से प्राप्त होता है, गिरी है, और तिल है, सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, और सूरजमुखी का तेल है। ये सब पादप यानी पौधे से प्राप्त होते हैं ये वसा। और इसमें कुछ जंतु स्रोत हैं जिसमें कि मछली से वसा प्राप्त होता है, मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम और अंडे, ये सब जंतु स्रोत हैं वसा के। तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट के स्रोत और वसा के स्रोत देख लिए हैं, जो कि जंतु और पादप दोनों के स्रोत हमने देखे। अब प्रोटीन के कुछ स्रोत जो कि पादप स्रोत हैं और जंतु स्रोत हैं। तो फिगर से ही हम याद कर लेंगे कि प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं पादपों में से और जंतुओं से। तो ये देखो, आपकी मटर है, चना है, मूंग है, तुअर दाल है, राजमा है और सोयाबीन है। ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं जो कि एक तरह से पादप स्रोत हैं। और उसके बाद क्या है, जंतु स्रोत में पनीर, मछली, मांस, दूध और अंडा, ये सब क्या है, जंतु स्रोत है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं।
विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी और डी, ई तथा के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 एंड 2.9 में दिखाए गए हैं। अब 2.6 में विटामिन ए युक्त भोजन के बारे में दिखाया गया है, जो कि क्या है कि आम है और मछली का तेल है, दूध है और गाजर है, पपीता है। और ये क्या है विटामिन ए का स्रोत। तो कौन कौन से हो गए? आम, गाजर, पपीता और मछली का तेल और दूध। विटामिन बी के लिए क्या स्रोत है? विटामिन बी के लिए जो स्रोत है वह है कि यकृत, गेहूँ और चावल, ये विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं। उसके बाद क्या है विटामिन सी के स्रोत? टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला, ये सब विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं। उसके बाद क्या है विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं, जैसे मछली, अंडा, मक्खन और दूध, ये सब विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं। इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और 2.9 में दिखाया गया है, जो हमने देखा है। अब क्या है कि अब कुछ खनिज लवण और उनके स्रोत हैं। तो खनिज लवण में के क्या क्या स्रोत है, जिसमें खनिज लवण में क्या होता है? आयोडीन है, फास्फोरस है और नीचे क्या दिया है? लौह के स्रोत यानी लोहे के स्रोत हैं और कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। तो ये हमारे खनिज लवण में आते हैं। तो आयोडीन के क्या क्या स्रोत हैं? तो यहाँ पर पालक है और ये क्या बोलते हैं, मछली है और नमक और ये झींगा है, ये और ये अदरक है। ये किसके स्रोत है? सब आयोडीन के स्रोत है। उसके बाद क्या है? दूध, केला, गेहूँ, चावल और ये मिर्च है। ये सब किसके स्रोत हैं? फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं। उसके बाद लोहे के स्रोत क्या हैं? तो लोहे में भी पालक है, यकृत है, सेब है और ये मुझे लग रहा है अमरूद है। तो ये सब किसके स्रोत हैं? लोहे के स्रोत हैं। आयरन के स्रोत, कैल्शियम के लिए अंडा और दूध है, ये कैल्शियम के स्रोत हैं। तो ये सब आपका हुआ कुछ खनिज लवण, जो कि हमारे विटामिन के खनिज लवण, जो कि इनके ये कुछ जो ऊपर दिखाए गए थे, ये सब स्रोत हैं। खनिज लवण में क्या क्या आता है? तो कैल्शियम, लौह और फास्फोरस और आयोडीन। हमारा शरीर भी, यहाँ पे देखिए, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी रहती है। तो इस समय लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और शहरों में जो घर होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जिससे उनके घर के अंदर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो और बच्चे जो है वो दिन भर स्कूल में रहेंगे, अगर फील्ड नहीं है तो स्कूल में, तो ऐसा स्कूल में अगर वो रहेंगे तो क्लास में रहेंगे। तो और जो लोग काम करते हैं वो अपने ऑफिसेज़ या फिर अपने जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर रहेंगे, तो ज़्यादा लोगों के पास व्यस्तता होने के कारण भी धूप में नहीं रह पाते हैं और जिससे उन्हें विटामिन डी का जो एक नेचुरल स्रोत है वो नहीं मिल पाता है। अब क्या है, अब ये है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। तो हमारे शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की आवश्यकता हमें होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 2.10 में दिखाए गए हैं। तो खनिज लवणों के ये यहाँ पर हमने जो स्रोत देखे थे उन्हीं के बारे में यहाँ बात हो रही है। अब अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी साड़ी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इन बातों को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण
क्या है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, यानी कि चावल जो है उसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है इसके मुकाबले। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो हम क्या कहेंगे, जो चावल है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध है ये। अब इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। तो रेशों की भी आवश्यकता होती है और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत जो है वो रुक्षांश जो होता है यानी कि फाइबर, उसके मुख्य स्रोत क्या है, साबुत खाद्यान्न। तो साबुत खाद्यान्न यानी कि जो भी हम खा रहे हैं अनाज, अगर वो कच्चे हम खाते हैं तो वो साबुत है। जैसे कि चना है, उसको भिगो कर और फिर हम खाते हैं तो वो साबुत कहा जाएगा। और यानी कि उसका हमने सब्जी नहीं बनाया। या फिर मूंग की दाल है, उसको हमने भिगो दिया तब हम खाएं तो वो साबुत कहा जाएगा। फिर दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां, ये सब अगर हम खाते हैं तो इनसे हमें क्या मिलता है, रुक्षांश मिलता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब कि रुक्षांश जो है वो पाचन के लिए अत्यंत आवश्यक है हमारे शरीर में। यानी कि भोजन को पचाने के लिए इसकी अगर हम पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश का अगर सेवन करते हैं तो हमें पेट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो पेट है वो सही समय पर साफ़ हो जाएगा और इसके लिए हमें किसी भी अलग से दवा की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर पेट सही रहेगा तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। अब क्या है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो जल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और यह जो है हमारे अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। और जल की आवश्यकता होती है हम कहाँ से लेते हैं, तो जल, दूध, चाय आदि से हम लेते हैं। और कुछ ऐसे भोजन भी होते हैं जिनसे हमें जल मिलता है, ये वो जल के स्रोत होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फल होते हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है। अब ये क्या है, क्रियाकलाप 3 दिया है। यहाँ पर जो क्रियाकलाप 3 है उसमें क्या दिया है कि एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? हाँ, क्योंकि टमाटर और नींबू में जो जल पाई जाती है। और जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छिला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जैसे कि दाल और चावल है, उसको बनाते समय हम उसमें जल का उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, ज़्यादातर ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर पहले से ही जल उपस्थित होता है, तो उसमें हमें ज़्यादा मात्रा में जल डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दाल और चावल बनाते समय हमें उसमें ज़्यादा मात्रा में जल जो है वो हम उसमें ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बहुत सारे सभी फ्रूट्स ही ऐसे होते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में जल होता है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ें,
संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार हम कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो ये जो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। अब इस तरह के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। अब क्या है कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना आटे का मिश्रण यानी कि मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, फिर केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा उसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। यानी कि हमें संतुलित आहार खाने के लिए ज़्यादा व्यय नहीं करना पड़ेगा। हमें इन सभी चीज़ों में से संतुलित आहार मिल जाता है, जिसमें क्या क्या है कि दाल है, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, जैसे कि दक्षिण भारत में क्या बनाया जाता है? इडली बनाया जाता है। किण्वित यानी कि पहले से भिगो कर रखा गया हो और उसको कुछ देर बाद बनाया जाए। फिर आटे का मिश्रण जैसे कि रोटी वगैरह, और फिर मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना हुआ कोई मिश्रण जैसे कि बेसन अपने यहाँ इधर पाया जाता है। फिर केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य जो भोजन है कई पोषक जिसमें उपलब्ध होते हैं, और इसे हम अल्प व्यय किए हुए ज़्यादा खर्च नहीं करके भी हम संतुलित आहार कर सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं? अब देखो, पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? इसके बारे में हम रिसर्च करेंगे कि क्या जंतुओं को भी जो है वो सभी तरह के संतुलित मात्रा में भोजन मिलता है और उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से हमारे शरीर को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उस तरह से जंतुओं को भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जो हम सब्जियां होती हैं और फल होते हैं उनकी त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो फलों को भी उनके भी छिलके उतार देते हैं, जैसे अब सेब है, सेब के भी छिलके उतार कर खाते हैं। संतरा है तो उसका समझ में आता है हमें कि संतरे के जो ऊपर के छिलके हम उतार देते हैं और फिर अंदर जो फल पाया जाता है उसे हम खा लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो ये सेब है उसका भी लोग छिलके उतार के खाते हैं, तो इससे उन्हें नुकसान ही होता है कि उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं जो कि वे फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। अब चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण जो हैं वो अलग हो सकते हैं। चावल को भी यदि बार बार लोग धोते हैं तो उसमें जो उपस्थित विटामिन और खनिज लवण है वो अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा
कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन को खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह नहीं। इस इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यानी कि ये सब चीज़ें जो इसने क्या सोचा, रूझो ने सोचा कि इससे भी वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों से अगर ऊर्जा मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट की जगह हम क्यों ना सिर्फ वसा लें और वो और जो पदार्थ हैं यानी कि वसा युक्त सिर्फ वसा वाला भोजन उसने किया। कार्बोहाइड्रेट को उसने छोड़ दिया। वसा जो है वो समोसे, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि से मिला, जिससे कि उसका जो शरीर है वो मोटा हो गया और ये हानिकारक भी होता है और मोटापे का कारण भी बनता है। अब क्या है? अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी कि जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं अगर उनको हम पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, वसा नहीं ले रहे हैं, तब भी हमें रोग हो जाएगा, जैसे अभावजन्य, यानी कि इन पोषकों का अभाव हो गया हमारे शरीर में, तो ये रोग अभावजन्य रोग कहलाएंगे। अगर सिर्फ हम प्रोटीन ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और ये वसा ये सब नहीं ले रहे हैं तब भी हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाएगा। तो ये होते हैं अभावजन्य रोग, यानी कि किसी पोषक तत्व का अभाव हो जाना हमारे शरीर में। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी कि उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ जो है वो इस सारणी में दिखाए गए हैं 2.3 में। तो अभी हम इसे देखेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अब इस अभावजन्य रोग जो हैं उसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो संतुलित मात्रा में आहार ले सकते हैं, संतुलित आहार ले सकते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध हो। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो देखिए हमने इस चैप्टर में क्या जाना कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के भोजन पाए जाते हैं। सब हमारे देश में बहुत विविधता पाई जाती है भोजनों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के। तो इस विविधता के बावजूद भी इन सभी खाद्य पदार्थों में जहाँ पे जो भी प्लेट खाए जाते हैं, जिस तरह के, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, पंजाबी थाली हो, चाहे जो कुछ भी हो, उस सब में एक संतुलित मात्रा में भोजन पाया जाता है और इन सब में वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब हम इधर देखते हैं कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले रोग या विकार। विटामिन या खनिज। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? छिड़ता, दृष्टिहीनता,
कमज़ोर, जिसके लक्षण क्या है, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 बेरी बेरी, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन C स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने से अधिक समय का लगना। विटामिन D रिकेट्स, अस्थियों की मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियाँ और दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियाँ, दंत क्षय। और आयोडीन, जिसकी कमी से क्या होता है, घेंगा या गॉइटर, जैसे गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। और बच्चों में मानसिक विकलांगता का होना। फिर लोहा में की कमी से, यानी कि आयरन की कमी से क्या होता है, अरक्तता। और इसके लक्षण क्या है, कमजोरी। इसके बाद ये सारांश दिया गया है जो जो हमने पढ़ा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो क्या क्या होता है, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। और निम्नलिखित के नाम लिखिए पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो वसा या कार्बोहाइड्रेट पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम, इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे वसा, ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए, वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन। किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का हमें नाम बताना है जिसमें ये सभी पाए जाते हैं। तो इसमें क्या बताना है कि 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि वसा किस 2 खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, घी और दूध में, अंडे में भी बोल सकते हैं। मंड जो है वो चावल में पाया जाता है, और चावल, गेहूँ, बाजरा, आलू, इन सब शकरकंद में भी पाया जाता है। और जो रेशे हैं वो सब्जियां और फलों में पाए जाते हैं। और प्रोटीन जो है वो दूध और अंडे में पाई जाती है। अब इनमें से सही कथन और गलत कथन को हमें करना है अंकित। तो केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। गलत। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो गलत है ये। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स होता है। और डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो किसकी, B1 की कमी से। और विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी के अभाव से रतौंधी होता है। और हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है। तो विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी होता है। और हमारे शरीर में रतौंधी किसके अभाव से होता है, तो विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप, तो ये बच्चों से कुछ वो है एक्टिविटी है वो करवाने के लिए है कि एक 12 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। आहार चार्ट में उन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें जो खर्चीले न हों तथा आपके क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हों। तो एक 12 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार करना है, और इसमें उन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना है वो जो ज़्यादा खर्चीले ना हो और हमारे क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हों। हम यह पढ़ चुके हैं कि वसा की अत्यधिक मात्रा लेना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरे पोषक तत्वों का क्या प्रभाव होता है, क्या अत्यधिक प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आहार से संबंधित समस्याओं के विषय में पढ़ें और इस विषय पर कक्षा में विचार विमर्श करें। उसके बाद क्या है, मवेशियों और पालतू पशु द्वारा खाए जाने वाले भोजन की जांच यह पता लगाने के लिए करें कि कौन से पोषक तत्व जंतुओं के भोजन में हैं। पूरी कक्षा से प्राप्त परिणामों की तुलना विभिन्न जंतुओं के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता
से कीजिए। तो मवेशी और पालतू पशु जो हैं उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की जांच यह पता लगाने के लिए करें कि कौन से पोषक तत्व जंतुओं के भोजन में हैं। तो अब जो भी भोजन वे करते हैं जंतु पशु पक्षी, तो उनके भोजन में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में आप पता करें और कक्षा में अपने परिणामों की तुलना विभिन्न जंतुओं के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता से कीजिए। तो अपनी कक्षा में इन परिणामों की तुलना कीजिए कि कौन से जानवर को किस तरह का आहार चाहिए और ये संतुलित आहार है कि नहीं है। और यहाँ पर क्या था, एक 12 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए और आहार चार्ट में उन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें जो खर्चीले न हों तथा अपने क्षेत्र में आसानी से मिल जाए। यानी कि ऐसे हमें खाद्य पदार्थों का चार्ट तैयार करना है जो कि ज़्यादा खर्चीले ना हो और हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के आसपास खेत बगीचे में आसानी से मिल जाता हो। और उसके बाद यहाँ पर हम यह पढ़ चुके हैं कि वसा की अत्यधिक मात्रा लेना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो ऊपर हमने बूझों को देखा था कि उसने सोचा था कि कार्बोहाइड्रेट की जगह पे मैं एक कटोरी वसा ही क्यों ना ले लूँ और उससे भी तो एनर्जी मिलती है। तो उसने बहुत सारे समोसे, बहुत सारे फास्ट फूड थे वो खा लिए और उसके बाद से उसका शरीर फूल गया और उससे मोटापा आ गया। तो ये हानिकारक होता है अधिक मात्रा में वसा को लेना। दूसरे पोषक तत्वों पर का क्या प्रभाव होता है, दूसरे पोषक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम अधिक मात्रा में लेंगे। यह क्या अत्यधिक प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आहार से संबंधित समस्याओं के विषय में पढ़ें और इस विषय में कक्षा में विचार विमर्श करें। तो ये तीन एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इसको हम अपनी कक्षा में, आप अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं और टीचर है तो आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जो चैप्टर है जो कि पार्ट 1 और 2 में मैंने इसे पढ़ाया है, भोजन के घटक। तो यही था इस चैप्टर में कि अन्य अन्य राज्यों में कैसे भोजन जो है वो पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है और वे सभी अलग अलग विविधता पाई जाने के बाद भी संतुलित भोजन होते हैं। और फिर मंड है, वसा है और प्रोटीन का परीक्षण के बारे में हमने पढ़ा, उसकी सूची बनाने के बारे में पढ़ा। फिर पोषक तत्वों के स्रोत के बारे में पढ़ा, जैसे पादप स्रोत, जंतु स्रोत के बारे में भी पढ़ा। फिर खनिज लवणों के स्रोत के बारे में पढ़ा। फिर विटामिन डी के जो नेचुरल सोर्स है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। फिर जल के स्रोत के बारे में पढ़ा, उसकी क्या आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। फिर उच्छांश के बारे में पढ़ा। फिर संतुलित आहार के बारे में हमने पढ़ा। फिर अभावजन्य रोग के बारे में जाना कि कैसे एक विटामिन केवल अधिक मात्रा में मिल जाए और बाकी विटामिन मतलब एक पोषक तत्व केवल अधिक मात्रा में मिले, बाकी सभी पोषक तत्व ना मिले तो उसके अभाव से जो रोग होता है वो अभावजन्य रोग होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद विटामिन की कमी से, विटामिन या खनिज कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ा, उनके लक्षण के बारे में हमने जाना और प्रश्न जो था उससे भी हमने सॉल्व कर लिया। तो कैसा लगा आपको पार्ट 1 और ये 2? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हमसे जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो। और मैं NCERT क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का साइंस पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। ऐसे एक एक लाइन को पढ़ के और सारे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। और EVS भी मैंने पढ़ा रखा है, जो CTET के लेवल के पर्सपेक्टिव से यदि आप पढ़ना चाहते हो या अपने बच्चों को पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हो तो भी आप उसे देख सकते हो। तो EVS 3, 4, 5 का भी मैं सीरीज अभी आजकल में मतलब चला रही हूँ। तो उसमें भी मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं और कुछ चैप्टर्स मैं धीरे धीरे लेके आऊँगी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।